गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग कर्तव्य आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो आने वाली आगामी परीक्षा है यूपीपीसीएस के, इसी को देखते हुए हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम बनाया है। और वो जो प्रोग्राम है वो आपको सफलता दिलाएं, ये हमारा प्रयास है। और हमारे जो प्रोग्राम हैं वो आपको हम बताते हैं। जैसे यूपीपीसीएस का एक बैच हम लोग चलाने जा रहे हैं, यूट्यूब पर ही है, ये होगा ये आपको फ्री मिलेगा। इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक। हिस्ट्री में ही आपका आर्ट एंड कल्चर भी होगा, ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी कवर अप किया जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग आपको यूट्यूब पर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ये तैयारी आपकी। ये जो बैच होगा प्री कम मेंस होगा, प्री के साथ साथ कुछ मेंस के भी टॉपिक होंगे, लेकिन इसका मेन फोकस पीटी पर होगा, इसके यूपी पीसीएस के। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। फिर हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो है हमारा डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसका उद्देश्य क्या है कि आप जैसे जब आप एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स के, तो उसमें आप कुछ गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपसे ना हो, उन गलतियों को कम करना हमारा यहां पर काम है। उसके अलावा जैसे कुछ फैक्ट, फिर कंसेप्ट, इन सबको जोड़कर हम सवाल बनाएंगे। जो आजकल आप ट्रेंड जो देख रहे हैं, जैसे यूपीएससी हुआ भी, और भी जो एग्जाम्स देख रहे हैं, तो उनका ट्रेंड को उनको एनालिसिस करते हुए, और जो पीवाईक्यू हैं उनका एनालिसिस करते हुए, और कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में आपको देंगे। अब इस सीरीज का जो प्राइस है वो है 599 रुपीज, ठीक है, पर मंथ। ये मंथली होगा और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। और कैसे होंगे, जैसे अब मॉडर्न हिस्ट्री के हमने लगभग 12 टेस्ट रखे हुए हैं, 12 टेस्ट, और एक टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें लगभग 600 क्वेश्चंस हो गए। हमने हिस्ट्री को 4 सेगमेंट में करके इसके क्वेश्चन देंगे आपको। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, ये 3 हुए। एक हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर का अलग से। आर्ट एंड कल्चर के कुछ टेस्ट हम करेंगे, लगभग 1,500 से 2,000 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री में मिलेंगे यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ फैक्चुअल होंगे, ये सिर्फ फैक्चुअल नहीं होंगे, ये फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, जो आजकल ट्रेंड है स्टेटमेंट वाले, केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3, फिर गेस करने वाला, कुछ डायरेक्ट फैक्ट से सवाल, ये सारी वैरायटी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह
ज्योग्राफी के भी आपको टेस्ट मिलेंगे, पॉलिटी के भी आपको टेस्ट मिलेंगे। तो ये पर डे इसमें आपको 20-50 क्वेश्चंस के आसपास मिलेगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनका एक्सप्लेनेशन और आप मेंटोर के साथ इस पे बात कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हार्ड कॉपी मिलेगी, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था जिसमें हम 50 क्वेश्चंस पीटी के लिए चला रहे हैं। ये प्रीलिम्स फोकस्ड है। हमारा जो तीसरा प्रोग्राम है वो डेली मेंस आंसर राइटिंग का है। डेली मेंस आंसर राइटिंग यूपीपीसीएस के लिए है। अब इसमें क्या है, इसमें हमको क्या करना है कि हम मंडे से लेके मंडे टू फ्राइडे आपको टेस्ट देंगे। 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। और इसका पूरा सिलेबस आपको, सिलेबस डिज़ाइन है, लगभग 90 से 100 दिन का ये प्रोग्राम होगा। इसमें सारे मेंस के आपके जितने टॉपिक हैं डे 1 से लेकर डे 100 तक, आपके सारे मेंस के टॉपिक, और जिन टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं उन टॉपिक पर आपको ज़्यादा सवाल यहाँ पर देखने के आपको मिलेंगे। और इसमें भी कुछ पीवाईक्यू हो जाएंगे और कुछ नए क्वेश्चन जो आने की संभावनाएं हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। इसकी जो फी है वो है 1299 पर मंथ की है, 1 महीने की है। अब इसमें और क्या फैसिलिटीज़ हैं तो इसको आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कोई टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट देने के बाद पहले उसका एनालिसिस होगा, आपके मार्क्स देखे जाएंगे। फिर मार्क्स के बाद अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप मान लीजिए आप हिस्ट्री का टेस्ट देते हैं तो हिस्ट्री के जो मेंटोर हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड जो मेंटोर हैं या एक्सपर्ट हैं, उनसे आपको मिलवाया जाएगा। आप बैठ के उनके साथ आप डिस्कस करिए कि सर मैं ये आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रही हूँ, तो मुझे कैसे आगे बढ़ना है या मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूं। जैसे आप जब आंसर लिखते हैं तो उसका इंट्रो कैसा हो, मेन बॉडी कैसा हो, फिर निष्कर्ष, मान लीजिए आप जो निष्कर्ष दे रहे हैं तो उसे आप कैसे दें, तो ये सब आपको बताया जाएगा। बेसिक राइटिंग से लेके आपको एडवांस लेवल तक की राइटिंग यहाँ पे सिखाया जाएगा। मात्र 599 पर मंथ, सॉरी 1299 पर मंथ है मात्र, ये आपकी फीस। फिर हमारा जो फोर्थ प्रोग्राम है, सॉरी हमने, हाँ फोर्थ प्रोग्राम है हमारा। इस प्रोग्राम में क्या है तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम, ये भी प्रीलिम्स यूपीपीसीएस से रिलेटेड है। अब इसमें क्या है कि हम देखिए, इसमें हम टेस्ट लेंगे, जैसे पूरा फुल लेंथ होता है तो इसमें हमारे पास जो टेस्ट हैं 25 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 10 सेक्शनल, 10 सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल में जैसे 2 हिस्ट्री के हो गए, 2 पॉलिटी के हो गए, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को मिला के ये 10 सेक्शनल टेस्ट बनाया जाएगा जो सब्जेक्ट वाइज हो जा। और उसके बाद ये फुल लेंथ टेस्ट है। अब फुल लेंथ में क्या है कि आपको हर महीने की करंट, लगभग 1 ईयर की करंट इसमें मंथ वाइज करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रोग्राम हैं। हमारा जो 5वां प्रोग्राम है जो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, 5th प्रोग्राम, वो आगे चल के होगा। इसमें क्या है कि हम मेंस की टेस्ट सीरीज चलाएंगे। यूपीपीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज है
इसमें लगभग हमारे 35 से 40 टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें भी आपको फुल लेंथ और सेक्शनल आपको मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट होंगे इसमें, जीएस 1 2 3 पूरा। पहले उसमें टॉपिक वाइज होगा, फिर उसके बाद इसमें आपको मिल जाएगा फुल लेंथ, जीएस 1 का, जीएस 2 का, ऐसे आपको फुल लेंथ मिल जाएगा। ठीक है। फिर अब इसकी फीस जो है लगभग 35 से 40 टेस्ट हैं, तो इसकी फीस है 3599 रुपये। ये है फीस, फी स्ट्रक्चर है, और ये हमारे सारे प्रोग्राम हैं। आज जो हमारा यहाँ पर हम लोग जो करने जा रहे हैं, ये हमारा डे 1 है। डे 1 है प्रीलिम्स डेली प्रैक्टिस का डे 1 है। आज हम लोग इसी पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, आपको हमने बताया कि हमारे यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है। जैसे यूपीपीसीएल 2026 आने वाला है, और आप लोग बेहतरीन तैयारी कर पाएँ कम से कम लागत में, और आपको चीज़ें वेरीफाइड मिलें, चीज़ें आपको अच्छी मिलें, और आपके एग्ज़ाम में आपको सही रास्ता दिखाएं। हमारा प्रयास ये है आपके साथ। और हम लोग आज से जो हमारा प्रीलिम्स डेली प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। और आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको, और जो भी होगा आप लोग से डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, कुछ टॉपिक की बात करेंगे। जैसे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत, देखिए इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भाग में बांटकर देखते हैं। पहला है प्राचीन भारत, फिर दूसरा है मध्यकालीन भारत, फिर तीसरा है आधुनिक भारत। अब देखिए, आप जो भारतीय इतिहास जब पढ़ते हैं, जो उसको हम 3 भाग में बांटकर देखते हैं। लेकिन इस पर भी काफ़ी विवाद है, और इसके बीच जैसे आपने सुना होगा पूर्व मध्यकाल, सॉरी पूर्व आधुनिक काल, आधुनिक काल से थोड़ा पहले, यहाँ पर पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल की बात करते हैं। ये इतिहासकारों का दृष्टिकोण है, समय समय पर बदलता रहता है, समय समय पर देखने का नज़रिया बदलता है। तो अभी जब हम लोग इतिहास की कक्षाएं करेंगे, तो उसमें हम लोग इन बातों को समझेंगे कि जो सामान्य अध्ययन है उसे आप फिक्स खांचे में बांध नहीं सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि सामाजिक अध्ययन, जो सामान्य अध्ययन है, उनके जो विषय हैं उनमें मत, जैसे उसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे 1857 का विद्रोह
एक उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं, तो पहले माना जाता था कि वह एक सैनिक विद्रोह था और सैनिकों ने विद्रोह किया। फिर धीरे धीरे उस पर अध्ययन हुआ और फिर लोगों का नज़रिया बदला और उन्होंने कहा नहीं, यह महाविद्रोह था। फिर आगे चल के इतिहासकारों ने उसे पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। तो समय के साथ दृष्टिकोण परिवर्तित होते रहते हैं। इतिहास की यही सुंदरता है कि समय के साथ देखने का नज़रिया भी बदलता रहता है। तो पहले हम 3 भाग में बांट कर देखते थे और ऐसा लगता था कि प्राचीन भारत, फिर मध्य आक्रमण हुआ, उसके बाद मध्यकालीन भारत, फिर ब्रिटिश आक्रमण होता है, वहाँ से हम लोग आधुनिक भारत की बात करते हैं। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि सिर्फ आप राजनीतिक परिवर्तन को देखकर इतिहास को अलग अलग खंडों में बांट रहे हैं, यह सही है। तो फिर आर्थिक प्रणालियों, मार्क्सवादी विद्वानों ने आर्थिक प्रणालियों का और उनके टूटने का अध्ययन करते हुए फिर इस तरह इतिहास का विभाजन किया। लेकिन अभी हमारा मुद्दा यहाँ पर इतिहास का विभाजन का नहीं है। अभी हमारा मुद्दा यह है कि हम आधुनिक भारत पढ़ने जा रहे हैं। तो आधुनिक भारत की जो शुरुआत है वो 18वीं सदी से मानते हैं। तो हमारा जो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो जो होंगे वो 18वीं सदी से होंगे। पहला टॉपिक हमारा ये 18वीं सदी का इतिहास। अब जो 18वीं सदी का इतिहास है इसे भी हम 2 तरह से विभाजित करके देखते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ऐसे ही होगी। तो 18वीं सदी का इतिहास जो है, एक है 18वीं सदी का पूर्वार्ध और दूसरा है 18वीं सदी का उत्तरार्ध। अब पूर्वार्ध में क्या पढ़ेंगे? तो पूर्वार्ध के कुछ टॉपिक हैं, जैसे मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो क्या हुआ? तो मुगल साम्राज्य के पतन के कई सारे कारण रहे होंगे, तो इसके कारण होंगे। फिर भारत में एक जब सेंट्रलाइज स्टेट है और वो टूट रहा है तो छोटे छोटे राज्य उभर रहे हैं, तब हम भारत, छोटे छोटे भारत में राज्य हो रहे हैं और उन राज्यों को, ये जो छोटे छोटे राज्य आ रहे हैं, इन राज्यों का हम वर्गीकरण करते हैं 3 भाग में। देखिए, हम डायग्राम से आपको ये बातें क्यों बता रहे हैं कि जब आप ये इतिहास पढ़िएगा आप दोबारा, तब आप डायग्राम से देखिएगा कि हमने कौन सी बात कहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, फिर आप वहीं पे अपनी इंफॉर्मेशन सेटल करिएगा तो आपके तथ्य भी ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो ये छोटे छोटे राज्य आए और इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा है मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर के राज्य, तीसरा है विद्रोही राज्य, ऐसे राज्य जो मुगल साम्राज्य के विद्रोह में जन्म लिए। तो उत्तराधिकारी में अवध। अब इसे उत्तराधिकारी क्यों कहा जा रहा है? इसके कारण है कि उसकी काफ़ी सारी संस्थाएं उससे मेल खाती हैं मुगल साम्राज्य से और वो उसी तरह वो चला रहे हैं। फिर इसमें बंगाल है, इसके उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। मुगल साम्राज्य के बाहर में जैसे कालीकट है, त्रावणकोर है, फिर विद्रोही राज्य में है सिख है, जाट है। तो इस तरह के राज्य हैं।
कई सारे हैं, उनके कैटेगरी हम आप ऐसे डिवाइड करते हैं। अब इसमें से आप ध्यान रखिए कि अवध से सवाल आ सकता है, बंगाल से सवाल आता है, फिर आपको इस तरह फैक्ट याद करना आसान होगा। देखिए इतिहास में सिर्फ तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता है, इतिहास जो है वो परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करता है। जैसे आज हम इतिहास की जब बात करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत सारा फैक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि आज हम सरकार के सामने अपनी बातों को रख पा रहे हैं, हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर कुछ पाबंदियां भी हैं, लेकिन है हमारे पास बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिनको हम मूल अधिकार कहते हैं, जो हमसे सरकार भी नहीं छीन सकता है। सरकार और हमारे बीच वो सीमा को रेखांकित करता है, सरकार की शक्तियों और व्यक्तियों के अधिकार के बीच सीमांकन करता है मूल अधिकार। तो जब हम मतलब आज इस दौर में हम जी रहे हैं जब हम सरकार के सामने बोल सकते हैं, तो आप राजतंत्र की कल्पना कीजिए कि राजा के सामने कोई व्यक्ति क्या किसी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी? नहीं रही होगी। तो कहने का मतलब यह है कि मानव प्राचीन काल से लेकर, मानव पाषाण युग से लेकर आधुनिक काल तक की इस जर्नी में उसके जीवन में उसके सामने परिवर्तन क्या क्या हुए हैं, उन परिवर्तनों को समझना इतिहास है, ना कि तथ्यों का संकलन अथवा तथ्यों का, जब आप तथ्यों का संकलन करते हैं या तथ्यों को एकत्रित करते हैं तो ये इतिहास नहीं है कतई। इसे आप इतिहास मत पढ़िए, मतलब मत कहिए इसे इतिहास। इतिहास ये नहीं, इतिहास उन तत्वों को रेखांकित करना है, उन परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना है जिन परिवर्तनों ने आज हमें यहां पर लाकर खड़ा किया है। तो इतिहास की बात जब हम करते हैं तो हमें ध्यान रखना यह है कि हम सिर्फ तथ्य इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। अब जैसे इस बात से दो राय नहीं है कि आप जब इतिहास में आपसे पूछे जाएंगे तो फैक्ट पूछे जाएंगे, लेकिन वो फैक्ट भी कंसेप्ट के साथ याद रहेंगे। आप सोचेंगे कि जैसे आपसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि मनसबदारी में कोई सवाल उसके बीच से पूछता है, तो जब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मान लीजिए हम दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन भारत देख रहे हैं तो उसका राजनीतिक परिवर्तन क्या है, उसका प्रशासनिक परिवर्तन क्या है। जब प्रशासन में आप दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखे होंगे तब उसमें केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, फिर ग्रामीण प्रशासन की बात आप करेंगे। फिर उसी तरह मुगल साम्राज्य का जब प्रशासन की बात आप करेंगे तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एक मनसबदारी आपको दिखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को एनालाइज करके, चीज़ों को माइंड मैप के थ्रू आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको तथ्य भी याद होगा और आपको ये समझ में भी आएगा कि जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन हुए कैसे हैं, जो समाज का जो परिवर्तन हुआ है, जो महिलाओं की स्थिति में आज परिवर्तन आ रहा है, जो पहले उनकी दशाएं थी उस तरह कैसे क्या परिवर्तित हुआ है, तो आप उस बात को समझ पाएंगे। इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं यह सिर्फ तथ्य पढ़ना नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें अवध के बारे में हम पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में पढ़ेंगे कि बंगाल का कैसे स्वतंत्र हुआ, फिर हम कालीकट की बात करते हैं, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। फिर इसमें हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर उसमें ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच संघर्ष, फिर ब्रिटिश कंपनी आगे कैसे चली गई, मतलब फ्रांसीसी सबको हरा के ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा कैसे कर लिया, ये एक अहम मुद्दा है, इस पे बात हम करते हैं इस तरफ। फिर इसी तरह हम बंगाल में जो
युद्ध हुआ, बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर या प्लासी, तो इन सब की बात हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम जब ब्रिटिश का पहली बार जब ब्रिटिश को राजस्व का अधिकार मिलेगा, दीवानी प्राप्त होगी ब्रिटिश को, तब उसके बाद से हम उपनिवेशवाद के पहले चरण की बात वहाँ से करते हैं। तो आज का मुद्दा हमारा, आज के जो सवाल हैं वो यहीं से हैं, और इस पे हम थोड़ा सा आपको थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे। तो मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो पतन पीछे मुगल साम्राज्य एक बृहद साम्राज्य था और उसकी उपलब्धियां भी बहुत थी। फिर साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, तो इस पे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। और जब हम पतन के कारणों की पड़ताल करते हैं, तो जब भी आप सोचिए कि बहुत बड़ा साम्राज्य हो या बहुत बड़ी चीजें हो, तो उसमें एक कारक को बहुत ऊपर चढ़ा के दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। जब भी आप कोई भी बात करिए तो आप अपने मतों को बैलेंस रखिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम आप इतिहासकार नहीं, हम आप चीज़ों को पढ़ के और हमें अपने चीज़ों को ग्रैब करके उन्हें लिखना है, सही तरीके से लिखना है। तो हमें नहीं पता है कि उत्तराधिकारी कारक जिम्मेदार है, कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था उनके पतन में जिम्मेदार है, कि उनकी आर्थिक स्थिति जिम्मेदार है, ये हमें नहीं पता है। हमें ये पता है कि बहुत सारे कारण मिलके पतन बहुत सारे कारणों से होता है, और उसमें कौन सा ज़्यादा प्रभावी कारण है ये हमें नहीं पता। ये हमें क्वेश्चन बताएगा। मान लीजिए सपोज आपके सामने एक प्रश्न बनता है, मान लीजिए एक प्रश्न बनता है, मुगल साम्राज्य के पतन में मनसबदारी या जागीरदारी व्यवस्था कहाँ तक उत्तरदायी थी। मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न बनता है मेंस का आपके सामने, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपने मान लीजिए सिर्फ उत्तराधिकारी कारक पे बल दे दिया, तब भी काम नहीं चलेगा। ये पूछ रहा है कि जागीरदारी व्यवस्था कहाँ तक, इट मीन्स आर्गुमेंट आपसे कर रहा है। इस क्वेश्चन का जो टाइप है उसे हम कहते हैं आर्गुमेंटेटिव टाइप का क्वेश्चन है। ये आपसे आर्गुमेंट कर रहा है कि कहाँ तक मानते हैं। तो आप कहें कि देखिए, मुगल साम्राज्य एक बृहद साम्राज्य था जो अपनी बहुसांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता था, परंतु जब हम उसके पतन के कारणों की पड़ताल करते हैं तो उसमें अनेक कारण जिम्मेदार दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से जागीरदारी व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और उसके जागीरदारी व्यवस्था के रोल को आप दिखाएंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। फिर आप लिखेंगे कि यद्यपि जागीरदारी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारण है, परंतु तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। मतलब इसका दूसरा पहलू भी है कि सिर्फ जागीरदारी व्यवस्था को अगर आप पतन का कारण मानते हैं तो ये ठीक नहीं है। उसमें और भी कारण है, जैसे उत्तराधिकारी या कमांडर उसके योग्य नहीं आए उस समय। फिर उसके बाद जो उसके अधिकारी लोग थे वो स्वार्थ सिद्धि में लिप्त हो गए उस समय की। जैसे इरफान हबीब ने कहा कि उस समय की एग्रीकल्चर जो थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। उनकी बुक है, उन्होंने लिखा 1961 में एग्रीगेरियन सोसाइटी इन मुगल इंडिया। उसी तरह सतीश चंद्रा की किताब है 1956 में, उन्होंने लिया पार्टी एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट एंड द जागीरदारी क्राइसिस। उसमें उन्होंने जागीरदारी व्यवस्था को दिखाया उसका कारण। उसी तरह इरफान हबीब जी ने भी बात किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन हमें बताएगा कि देखो, जागीरदारी व्यवस्था को पूरा पूरा नहीं दिखाना है, इसमें और भी कारकों को शामिल कर लेना है, क्योंकि और भी कारक आप डालेंगे तभी क्वेश्चन बैलेंस होगा। जागीरदारी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन और भी कारण है। सिर्फ जागीरदारी व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानना ये अच्छी बात नहीं है। तो इतनी बात हम लोग क्वेश्चन देख के करेंगे। तो अब जैसे आपसे सवाल बने कि देखिए 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध है वो उन्नति का काल था या अवनति का काल था, ऐसा भी सवाल आपसे बनता है।
तो ये मुगल साम्राज्य के पतन से ही रिलेटेड जो ओपिनियन है उन्हीं से ये सवाल हल होगा। तो उसी तरह हम आप देखेंगे कि फिर आप देखिए मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसके बाद एक मेंस का सवाल है 2015, शायद 2015 का होगा, तो उसमें उसने कहा कि 18वीं सदी का भारत या भारतीय उपमहाद्वीप विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रस्त था। इट मीन्स कि जो भारत है या भारतीय उपमहाद्वीप है वो कई सारे राज्यों में बटा हुआ है। तो इस पे आपको मेंस का आंसर करना था, यूपीएससी में पूछा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लिखेंगे तब अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप कर लेंगे अच्छे से। तो हम लोग आज इसी पर पीटी के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाता है, जो छूट जाएंगे उनको हम लोग कल कर लेंगे साथ में। चलिए, और जो भी डिटेलिंग है मॉडर्न हिस्ट्री की या जो टॉपिक हमने लिखा है इसको कैसे कवर अप होगा, तो ये जब हमारा पीटी वाला बैच चलेगा यूपीपीसीएस का, तो उसमें एक एक टॉपिक पे आपको नोट्स मिलेंगे और डिटेल्ड बात होगी कि देखिए मुगल साम्राज्य के पतन में 3 दृष्टिकोण उपलब्ध हैं, जिनमें से पहला है कि लोग ये जानते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है वो पतन की में भूमिका ज़्यादा निभाता है, तो मतलब योग्य कमा औरंगजेब के बाद कोई ठीक आदमी नहीं आया। फिर जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पतन में जिम्मेदार होती हैं, तो जागीरदारी मनसबदारी की बात, व्यवस्था की बात करेंगे मार्क्सवादी हिस्टोरियन। फिर उसके बाद क्या ये पतन था भी या नहीं था, तो इस पे भी बात करेंगे। तो ऐसे पूरा डिटेल्ड बात होगी। हाँ, नोट्स हमारे शॉर्ट में होंगे, उसमें फैक्चुअल भी होंगे, लेकिन आपको याद रहे ऐसा काम हम करेंगे कि जब भी हम आपको कोई बात बताएंगे तो उसको किसी चीज़ से रिलेट करके और फिगर आपको दिखाएंगे कि इस फिगर में यहाँ पे 18वीं सदी है, यहाँ पे उत्तराधिकारी राज्य अवध है, अवध में 4 फैक्ट आप डाल लीजिए, तो आप आंख बंद करेंगे तो आप समझेंगे कि 18वीं सदी में 2 पार्ट में है, फिर उसके बाद अवध है, अवध में 2 फैक्ट हमने डाला है। तो आपको एग्जैक्ट कहाँ आपने कौन सी इंफॉर्मेशन रखी है माइंड में आपको याद रहेगा। तभी याद रहेगा जब आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके देखेंगे। तो आज चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। आज हमारा पहला दिन है तो आज हम कुछ ही क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन सा? तो पहले कहने का मतलब यह है कि बहुत ही आसान सवाल है और इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी हमने नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें मुअज्जम विजयी रहा, इसी को आप बहादुर शाह प्रथम कहेंगे। अब इसके लिए एक वर्ड और यूज कर रहे हैं, साहे बेखबर, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो हो रहा है कंप्लीट, ठीक है। आगे से हम कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी साथ में, एक पार्ट में हिंदी हो और दूसरे पार्ट में इंग्लिश हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल चीजें चलें जिससे सबको समझ में आए। तो दूसरा क्वेश्चन है उसको पढ़िए आप कि नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट, देखिए फैक्चुअल है, आगे चल के कंसेप्चुअल भी सवाल आएंगे, तो अभी कुछ फैक्चुअल हम लोग फैक्चुअल की बात करेंगे। क्वेश्चन है 50 के करीब, उसमें 2 मेंस के भी क्वेश्चन है, तो आप लोग मेंस के क्वेश्चन लिख के आप जो हमारी साइट है, जो हमारा ऐप है, आप उस पर डाल सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, कर्तव्य IAS के नाम से आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पे दे सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आए आप बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, FB पे भी हमारा पेज है, तो आप कहीं पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन जब आप लिखिए तो हमारी ऑफिस टीम का नंबर होगा कहीं ना कहीं, आप वहाँ से आप अपनी कॉपी भेज सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? आसान सवाल है, मोहम्मद शाह रंगीला।
ईरान के शासक नादिर शाह 1739 में मोहम्मद शाह के समय भारत पर आक्रमण किया। करनाल के युद्ध, करनाल के युद्ध, करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया, करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया, जिसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया और प्रसिद्ध तख्त ताउस, मयूर सिंहासन, याद रखिएगा, तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा, तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। ठीक है, बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? मोहम्मद शाह रंगीला इसका आंसर है, आंसर इज सी, आंसर इज सी। अपने साथ क्या क्या ले गया? मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। तो क्वेश्चन हमारे 2 हो गए हैं, आगे बढ़ें। चलिए, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? तो ये जहांदार शाह है, आंसर ए है इसका। जहांदार शाह केवल 1 वर्ष, केवल 1 वर्ष 12 से 13 तक शासन कर सका। वह बेहद कमजोर और विलासी शासक था। विलासी मतलब, विलासी का मतलब आप समझते होंगे, भोग करने वाला, जो अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के प्रभाव में, उसके इस व्यवहार के कारण इतिहास में उसे लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख कहा गया। ठीक है, मुगल इतिहास में किंग मेकर, किंग मेकर का आप मतलब आप समझते हैं राजा बनाने वाला, के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु अब्दुल खान और हुसैन अली खान का अंत किसके शासन काल में हुआ? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह, आंसर इज सी। अब इसको चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं थोड़ा सा आगे। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को हटाने और कई कठपुतली राजाओं को गद्दी पर बैठाने के लिए या बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर लेकिन मोहम्मद शाह ने निजामुल उल मुल्क और अन्य अमीरों की मदद से 1720-22 के बीच सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी और उनके प्रभाव को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो सैयद बंधुओं किसके समय में हत्या हो गई, उनका समाप्त हुआ प्रभाव? मोहम्मद शाह के टाइम पर। 1724 में हैदराबाद ने स्वतंत्र आसफजाही राजवंश की स्थापना की। अब चिनक्लिज खां है इसका आंसर। निजामुल मुल्क, चिनक्लिज खां, आंसर इज बी। दक्षिण का रुख किया और 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद की नींव रखी। मुगल दरबार में गुटबाजी से तंग आकर निजामुल मुल्क ने ऐसा किया और सादत खान ने अवध, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र किया। ये वही समय है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जब अवध, बंगाल, हैदराबाद इनकी स्थापना हुई। अब देखिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही जो इसको बसाए हैं या जो इनकी स्थापना कर रहे हैं वो मुगल साम्राज्य के अधिकारी ही रहे हैं और मुगल साम्राज्य की व्यवस्थाओं को आगे चल के वो कंटिन्यू करेंगे। इसी वजह से उत्तराधिकारी भी नाम उसका पड़ता है। किस मुगल सम्राट ने के शासनकाल के दौरान 1764 ईस्वी का प्रसिद्ध बक्सर युद्ध लड़ा गया? बताइए, शाह आलम द्वितीय, आंसर इसका ए है। आसान सवाल है, अभी आसान है, आगे आप लोग देखिएगा कैसा है। ये आप पढ़ सकते हैं, मीर कासिम शुजाउद्दौला के साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी हिस्सा लिया था। ठीक है, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी को ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद है इसका आंसर, आंसर इसका है मुर्शिदाबाद, ये इसका आंसर है। अवध के किस नवाब ने 1739 में
नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली जाकर समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में अत्यधिक दबाव के कारण आत्महत्या कर ली। बताइए आप लोग, सफदरजंग, सादत खां, शुजाउद्दौला, आसफाउद्दौला, बताइए। सत्रह सौ उनतालीस की बात हो रही है। सादत खां इसका आंसर। नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो सादत खान ने भारी धन की मांग की। सादत खां वह रकम चुकाने में असमर्थ रहा और अपने अपमान से डर से उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आंसर इज बी, सादत खान। हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने मुगलों के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह स्थापित करने के लिए 1724 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा? सूकर खेड़ा। याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है, अच्छा फैक्ट। सूकर खेड़ा 1724 में सूकर खेड़ा के युद्ध निजामुल मुल्क ने मुगलों के दक्कन के सूबेदार मुबारिस खान को हराया। इसके बाद वह दक्कन का स्वतंत्र शासक बन बैठा। सूकर खेड़ा, आंसर इज ए। ठीक। मैसूर राज्य में डिंडीगुल नामक स्थान पर फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने शासक बनने से पहले 1755 में डिंडीगुल के किलेदार के रूप में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से एक शस्त्रागार बनाया था। तो आंसर इज सी। हैदराबाद और टीपू का फ्रांसीसियों के साथ अच्छा संबंध रहेगा। जैकोबियन क्लब की स्थापना करेंगे टीपू सुल्तान, और प्रक्षेपास्त्र का भी विकास करेंगे। टीपू सुल्तान काफ़ी सारी चीज़ों को आधुनिक करने का प्रयास करेंगे, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में देखेंगे। तो राणा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, लेकिन उसकी धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो अमृतसर इसका आंसर है। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां लाहौर से चलती थी, जबकि सिखों का प्रमुख धार्मिक केंद्र अमृतसर उनकी धार्मिक राजधानी था। किस मराठा पेशवा के काल में मराठा संघ का सबसे अधिक विस्तार हुआ और हिंदू पादशाही के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया? तो बाजीराव प्रथम। आंसर इज बी। यहां तक क्लियर है। बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा ने मुगलों की कमजोर स्थिति को भांपते हुए कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए। उन्होंने मराठा साम्राज्य को अटक से कटक तक फैलाया। अटक से कटक तक। बात समझ पा रहे हैं? तो 12 क्वेश्चन हुआ है। हम लोग डेली 50 क्वेश्चन के करीब करेंगे। आज पहला दिन है तो आज हम लोग थोड़ा सा कम देखेंगे, लेकिन डेली 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग देखेंगे। इजारा व्यवस्था या इजारेदारी, रेवेन्यू फार्मिंग को बड़े पैमाने पर लागू करने वाला बंगाल का वह नवाब कौन था जिसने भूमि राजस्व संग्रह को अनुबंधित ठेकेदारों को दे दिया? बताइए। मुर्शीद कुली खां इसका आंसर है। मुर्शीद कुली खां ने ये व्यवस्था की। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पुरानी जमींदारी व्यवस्था को बदल दिया। पुरानी जमींदारी व्यवस्था बदलकर राजस्व वसूली का ठेका या इजारा, ठेकेदारी व्यवस्था देना शुरू किया, जिससे नए साहूकार वर्ग का उदय हुआ। ठीक है। आंसर इज बी। 18वीं शताब्दी के उत्तरावर्ती राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपीय व्यापारियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। अवध के नवाब आसफाउद्दौला ने लखनऊ के प्रसिद्ध इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। बताइए, आप पढ़िए और आंसर बताइए। देख लीजिए, दोनों सही है। अलीवर्दी खान का प्रसिद्ध कथन था, यदि अंग्रेजों को न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। वहीं लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा 1784 में आसफाउद्दौला के अकाल राहत कार्य के रूप में बनवाया गया था। तो ये दोनों कथन सही, दोनों कथन सही। ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर इज 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पर। टीपू सुल्तान और मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। सही है। उसने मैसूर को एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने के लिए एक नौसैनिक बोर्ड का गठन किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ये भी बात सही है, ठीक है। और ये भी सही, उसने नौसैनिक या नौसेना अपनी मजबूत करने का प्रयास किया। और मैंने आज जैसा कि आपसे बताया, और जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर अप करेंगे तब वहाँ टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने क्या क्या किया। जैकोबियन क्लब का सदस्य बना और ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया उसने। तो ये तीनों कथन उसके सही हैं। टीपू सुल्तान अत्यधिक आधुनिक सोच वाला शासक था। वह फ्रांसीसियों से प्रभावित था, जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। उसने आधुनिक व्यापारिक जहाजों और नौसेना के नियम बनाए और 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। आज टीपू सुल्तान के बारे में काफ़ी सारी भ्रामक बातें भी हैं और उनमें से काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिन पे उसे धार्मिक शासन या कट्टर शासक बताते हैं हम लोग और दिखाते हैं। तो हम लोग पूरी जांच करेंगे और बात करेंगे कि टीपू सुल्तान क्या धार्मिक था या नहीं था। उस पर हम लोग प्रॉपर बात करेंगे जब हम लोग क्लास करेंगे। तो अभी ध्यान में रखिएगा कि वो चौथे वाले युद्ध में मारा गया था। वो जब हैदराबाद और अंग्रेजों की लड़ाई हुई और उसने, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर इज डी, आंसर इज डी। तो चलिए आज हम लोग 15 क्वेश्चन देख लेते हैं और कल हम लोग जो हमारे लेफ्ट क्वेश्चन हैं उनकी बात डिटेल में करेंगे। आज हमने अपने बैचेस के बारे में आपको बताया है। अगर आप यूपीपीसीएस की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कर्तव्य आईएएस के से आप जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है।